स्टैंडर्ड एंड नीट स्टैंडर्ड की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए जेनेटिक्स जो है 12th के सबसे इम्पॉर्टेंट और ऐसे यदि कहा जाए तो बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। साथ ही साथ बहुत ही कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जेनेटिक्स में। अब इस जेनेटिक्स में जो हम लोग जो देख रहे हैं 5 पॉइंट्स और 5 कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें जो है सो कई जो है सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए ये जो जेनेटिक्स है जिसमें आपको क्रोमोजोम, जेनेटिक्स पढ़ने के लिए आपको क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, साइटोलॉजी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा जो है हम लोग जो लोअर प्लांट की यदि बात करें तो उसका भी हल्का कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। और तब जो है सो हम लोग सेल डिवीजन जो की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो सो सेल डिवीजन, साइटोलॉजी और साथ ही साथ आपको क्रोमोजोम, इसका तो कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए जेनेटिक्स पढ़ने के लिए। तो देखिए जेनेटिक्स में हम लोग 2 पार्ट में इस जेनेटिक्स को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकेंड जो है हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो है सो हम लोग इसको जेनेटिक्स को 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किए। एक जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब कि जो है सो वेरिएशन और इनहेरिटेंस, कोई भी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होना, यह जो है सो कौन कौन से प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ उसमें जो है ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की जो बात कहते हैं कि हम लोग जैसे ये कहते हैं सिंपल कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो यह जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में हम क्यों कहते हैं। दूसरी बात जो है सो हम लोग जब देखते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात होता है, कहीं पर किसी का मर्डर होता है तो वहाँ पर उसका जो है सो डीएनए का मैचिंग कराता है, या कोई क्राइम में जो है सो डिटेक्शन जब क्राइम को किया जाता है वहाँ पर भी डीएनए टेस्टिंग किया जाता है। तो ये डीएनए टेस्टिंग का मैटर क्या है, यह जो है सो क्या कौन से चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। जिसकी मर्डर हो जाता है वो आदमी तो चला गया, तो उसका डीएनए को हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके पेरेंट्स से उसका डीएनए का टेस्ट किया जाता है। और बहुत सारा प्रोसेस है जो हम लोग आगे 1 बाय 1 करके देखते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सो देखिए हम लोग जो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि यह जो है सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, इसमें जो है सो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है इसमें हम लोग जनरली मेंडल्स लॉ की बात करेंगे। लेकिन जो है सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है सो जेनेटिक्स की यदि बात करेंगे तो देखिए इसमें जो है सो फर्स्ट आप यहाँ से जो है सो हेडिंग बनाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, देखिए इसको जो है सो आप टाइप ए मान लीजिए और इसको जो है सो टाइप बी मान लीजिए। हम लोग किसको पढ़ेंगे, टाइप बी को पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग जो है सो बात करेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे कि यह जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो है सो हम लोग बात करेंगे किसको, कि जो क्रोमोजोम जो बना हुआ होता है और डीएनए जो बना हुआ होता है वह डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोजोम में। अब क्रोमोजोम किस चीज़ का बना हुआ होता है या फिर डीएनए की जो है केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, ताकि जो है सो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब यह जो न्यूक्लिक एसिड जो है इसको हम लोग लिखेंगे, पॉइंट फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड में जो है सो हम लोग कहेंगे कि इट इज द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यह जो है सो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर्स है, ठीक है ना। अब जो है सो यह न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स है। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड में अब जो यह जो न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, और साथ ही साथ हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, ठीक है ना। यह जो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो इस आधार पर जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड की यदि बात करते हैं तो यह जो न्यूक्लिक एसिड जो है वह मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यह जो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स और 2 टाइप्स में जो है सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे डीएनए और सेकेंड जो है आरएनए। डीएनए जो है इसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्लियर है। और आरएनए जो है इसको लिखते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग डिटेल देखेंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो यह जो है तो पॉलीमर्स किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। दूसरी बात कि यह न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स का होता है, एक डीएनए और दूसरे आरएनए। डीएनए को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यही डीएनए और आरएनए जो है सो हमारा जो इनहेरिटेंस है, यानी कि जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जो होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग तक, यह इसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका कंपोजिशन क्या है और ये किस तरह से बनता है, यह आगे हम लोग 1 बाय 1 करके चर्चा करते चलेंगे। फिर सेकेंड जो है बात हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि यह जो डीएनए जो है, लिखेंगे डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे आरएनए also acts as genetic material in some cases या some viruses, ठीक है ना। कुछ वायरस में जो है यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में यह जो है सो आरएनए काम करता है। इसका मतलब यहाँ से और भी हम लिख सकते हैं कि आरएनए also acts as messenger adopter, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि डीएनए जो है सो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आरएनए ये भी जो है सो जेनेटिक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। लेकिन कुछ केसेज में जैसे वायरस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब के केसेज में जो है आपको आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। जबकि दोनों का स्ट्रक्चर की यदि बात करेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है सो डिफरेंट है। फिर भी जो है हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं तो
तो ये जो है सो डीएनए का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं और आरएनए का। अब इसके बाद जो है सो ये डीएनए जो है और आरएनए ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो सबसे पहले अभी जो हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है, और इस न्यूक्लियोटाइड के बाद फिर 1 बाय 1 करके और आगे भी बढ़ते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इस न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोनेंट फर्स्ट जो है नाइट्रोजन बेस, या इसी को जो है सो हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजिनस बेस। सेकेंड जो है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर। और थर्ड कंपोनेंट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यह जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है जिसको हम लिखते हैं H3PO4, यह सभी का सभी जो है वह क्या है, नॉन लिविंग, मतलब नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर, ठीक है ना, यानी 5 कार्बन का शुगर जिसको पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर बोलते हैं, है ना, डिऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में H3PO4, तो यह जो है ये आपका 4th पॉइंट हो गया, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें जो है नाइट्रोजिनस बेस में क्या क्या होता है, अब यहां से हम लोग लिखेंगे 5th नाइट्रोजिनस बेस, या नाइट्रोजन बेस भी लिख सकते हैं। यह जो नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन बेस जो है 2 टाइप्स का, एक पायरिमिडीन बेस और दूसरा जो है प्यूरीन। यह डबल रिंग स्ट्रक्चर, और यह जो होगा वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब जो है सो देखिए पायरिमिडीन बेस में लिखेंगे पायरिमिडीन बेस। अब देखिए यहां से पायरिमिडीन, अब यहां से जो है सो हम लोग लिख सकते हैं साइटोसिन फर्स्ट, सेकेंड जो है यूरासिल, और थर्ड थायमीन। नेक्स्ट जो है प्यूरीन बेस। यह जो प्यूरीन बेस जो है, इस प्यूरीन बेस में आप लिख सकते हैं गुआनिन, और सेकेंड जो है लिख सकते हैं इसको एडेनिन। ठीक है, इसका इंडिकेशन G से करते हैं, और इसका इंडिकेशन A से, इसका इंडिकेशन C से, इसका इंडिकेशन U से, और इसका इंडिकेशन T से। ठीक है, यानी इस ग्राउंड पर जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है यह प्यूरीन और पायरिमिडीन बेस के आधार पर ही जो है इसका कॉम्बिनेशन, यानी कि अब थायमीन का कॉम्बिनेशन एडेनिन के साथ, गुआनिन का कॉम्बिनेशन साइटोसिन के साथ, ये जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग डीएनए, तब वहां पर इसकी बात करेंगे। अभी तो हमें देखना है कि मेन कंपोनेंट्स क्या है, और उस कंपोनेंट्स में उसका जो स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये सब चीज की बात हम लोग जो है सो करेंगे। तो आगे जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आगे देखेंगे।